हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है, जहां हम नई पुरानी फिल्मों के ऊपर चर्चा करते हैं। और आज हम बात करेंगे 1948 की फिल्म चंद्रलेखा के बारे में, जो अपने निर्माण की कहानियों की तरह ही एक ऐतिहासिक फिल्म मानी जाती है। एस वासंत की डायरेक्शन में बनी यह फिल्म भारत की पहली ग्रैंड स्केल फिल्म मानी जाती है, जिसने टेक्निकल और फाइनेंशियल सीमाओं को उस समय चुनौती दी जब भारतीय सिनेमा खुद को स्थापित कर रहा था। फिल्म की प्लॉट की बात करें तो एक राज्य में सत्ता की लालसा से दो भाई आपस में संघर्ष करते हैं। वीरसेन यानी M.K. राधा, जो सही उत्तराधिकारी हैं, एक न्यायप्रिय और आदर्शवादी व्यक्ति हैं, जबकि उनका छोटा भाई शशांक यानी रंजन सत्ता की भूख में कुछ भी कर सकता है। दोनों भाई गांव की एक सुंदर नर्तकी चंद्रा यानी T.R. राजकुमारी के प्रति आकर्षित होते हैं, जिससे यह संघर्ष और भी बढ़ जाता है। शशांक द्वारा विद्रोह के बाद वीरसेन को अपने राज्य से दूर जाना पड़ता है। इसी बीच शशांक द्वारा बंधक बनाई गई चंद्रा अपनी बुद्धिमत्ता से भागने में सफल होती है। इसके बाद वो एक सर्कस के क्रू को वीरसेन को बचाने के लिए भी लेकर आती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में हमें एक ड्रम डांस देखने को मिलता है। इस डांस के दौरान वीरसेन और उसके साथी बहुत बड़े बड़े नगाड़ों में छुपे हुए हैं और गाने के अंत में वो उसमें से निकलकर शशांक और उसकी सेना के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं। और इसके बाद शुरू होती है भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे लंबी स्वॉर्ड फाइट, जिसमें वीरसेन की जीत होती है। फिल्म की कहानी प्रेम, एक्शन और साजिश का मिश्रण है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। चंद्रा का कैरेक्टर उसे उस समय की बाकी हीरोइन से अलग बनाता है, क्योंकि वो केवल अपने प्यार के प्रति असर्टिव ही नहीं है, बल्कि अपनी चतुराई से अपने आप को और फिल्म के हीरो को भी बचाती है। फिल्म के तकनीकी पहलुओं में सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन डिज़ाइन की। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में ग्रैंड स्केल के सेट्स की नई परिभाषा स्थापित की। हमें एक विशाल महल के साथ उसके अंदर के तहखाने देखने को भी मिलते हैं, जहां बंदियों को रखा जाता है। इसके साथ ही कॉस्ट्यूम्स के ऊपर बारीकी से किया गया काम फिल्म की विजुअल अपील को भी बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म अपने समय के लिए तकनीकी रूप से बहुत यूनिक थी। इसमें डायनामिक कैमरा मूवमेंट्स, ड्रामेटिक लाइटिंग और क्रिएटिव फ्रेमिंग को प्रयोग किया गया है, जिससे कहानी को और भी प्रभावी बनाया गया है। विशेष रूप से लो एंगल शॉट्स भारतीय फिल्म मेकिंग को एक नए लेवल तक पहुंचाया है। एडिटिंग की बात करें तो इस फिल्म में जब चंद्रा सर्कस में काम शुरू करती है तो उस समय के सीक्वेंस कुछ खिंचे हुए लगते हैं, लेकिन 1948 के समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय सर्कस भी मनोरंजन का एक बहुत प्रसिद्ध माध्यम था, और फिल्म और सर्कस दोनों को मिक्स करके उस समय के दर्शकों को एक होलसम एक्सपीरियंस तो जरूर मिला होगा। हालांकि प्लॉट और नैरेटिव के हिसाब से ये सीन्स ज़्यादा खिंचे हुए लगते हैं, और इन सीक्वेंसेस के कॉमिक सीन्स भी कुछ दर्शकों को पुराने लग सकते हैं। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो संगीतकार S. राजेश्वर राव और M.D. पार्थसारथी ने भारतीय और वेस्टर्न म्यूजिक को मिक्स करके फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंचाया है। विशेष रूप से ड्रम बीट्स का प्रयोग करके क्लाइमैक्स वाला सीक्वेंस, हमें इस सीक्वेंस के अलग अलग रूप इस फिल्म के बनने के आधी सदी के बाद भी कई फिल्मों में देखने को मिलते हैं। फिल्म की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो M.K. राधा ने वीरसेन के रूप में एक डिग्निफाइड और आदर्शवादी राजकुमार की भूमिका निभाई है, जो अपने आदर्शों को प्राथमिकता देता है। इसके साथ ही उन्होंने रोमांटिक और एक्शन दोनों तरह की भूमिकाओं को बहुत अच्छे से निभाया है। और शशांक के किरदार में रंजन एक फ्लैम्बॉयंट और थिएट्रिकल प्रस्तुति करते हैं, जो कि उन्हें फिल्म के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनाती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और हर सिचुएशन पे कंट्रोल उन्हें एक यादगार खलनायक बनाता है। और चंद्रा के रूप में T.R. राजकुमारी एक साहसी और बुद्धिमान महिला हैं। वो केवल डैमसेल इन डिस्ट्रेस नहीं है, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट में सुंदरी बाई जैसे कलाकार हल्के फुल्के ह्यूमर के साथ फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। तो इस फिल्म के अच्छे एस्पेक्ट्स में इसका ग्रैंड स्केल, ड्रम डांस जैसा इनोवेटिव सीक्वेंस जिसमें बागी सेना छुपकर आती है और राजा शशांक के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध करती है, और इसके साथ ही इसकी टेक्निकल इनोवेशंस, मजबूत महिला कलाकार और यादगार खलनायक इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। हाँ, इसके सब प्लॉट्स को थोड़ा सा कम किया जा सकता था, जिससे इसका रन टाइम भी थोड़ा कम हो सकता था। फिल्म का प्लॉट प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद इसको एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस के लिए तो जरूर देखा जा सकता है, और इस फिल्म को देखकर हम ये भी समझ सकेंगे कि भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड या हिंदी फिल्मों में ही नहीं है। ये फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी में भी शूट की गई थी, लेकिन इसके कहानी कहने का तरीका, कैरेक्टराइजेशन और परफॉर्मेंसेस उस समय के दर्शकों को भी एक अलग अनुभव देने में कामयाब हुए। इसीलिए ये फिल्म 1948 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। तो अनफिल्टर्ड टॉक में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चंद्रलेखा देखी है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि आपको इसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स अच्छे लगे। और नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे अनफिल्टर्ड टॉक्स को देखने के लिए रिदम्स ऑफ राइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रिदम्स ऑफ राइम को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी हमारे अनफिल्टर्ड टॉक्स देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।